हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। जनरल साहब एक तो क्या, बहुत शुक्रिया जनरल साहब। एक तो क्या डू यू सी कि बातें साथ, एक तो बड़ी बुरी तरह डिवाइडेड लगता है, जो व्हाइट हाउस के जो रिहायशी हैं आपस में डिवाइडेड लगते हैं। और सेकेंडली ये फरमाइए कि उनको उनके साथ गलत बयानी की गई है। ये मेरे सवाल का पहला हिस्सा, पहले तो ये फरमा दें और फिर आपसे बात करेंगे कि क्या ईरान के जो कुएं हैं वो डिप्लीट और क्या चाइना अलाउ करेगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मगर ये फरमाइए कि क्या ये जो गलत बयानी का मामला है ये क्या है, ये फेस सेविंग है या दर हकीकत आपके ख्याल में हुआ होगा जनरल साहब? बस वो हमने ये कहावत तो सुनी थी कि विक्ट्रीज हैव मैनी फादर्स। अभी इस दफा लॉसेज और मिसकैलकुलेशंस आर लुकिंग फॉर द फादर्स। जी वही बात होगी कि वो ढूंढ रहे हैं कि किसके ऊपर ये स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन कर गया अमेरिका जी, और एट अ हैवी कास्ट। वो कहते हैं ना, जो स्ट्रेटेजिक कास्ट जो है वो इस एस्केलेशन से वो बहुत हैवी हो गई है देन दी विक्ट्री कॉस्ट। अगर विक्ट्री भी हो जाती है, वो क्लेम जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो डिप्लोमेटिक तरीके से अब अचीव करना चाह रहे हैं, वो अभी तक उनके ज़हन में जो पॉलिसी कैप्चुलेशन का एक वो टारगेट था ईरान का, जो बिल्कुल मिलिट्री हासिल नहीं कर पाई उनके लिए, वो चाहते हैं कि अब मैं वो पॉलिसी कैप्चुलेशन इस स्टेबल पे हासिल कर लो, टॉक्स के जरिए हासिल कर लो। विद एवरी पासिंग मोमेंट स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इज द मोस्ट अनपॉपुलर प्रेसिडेंट जिसने वॉर वेज की इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जीती वार कोई भी नहीं है, ना अफगानिस्तान, ना इराक, ना वियतनाम, लेकिन कम से कम प्रेसिडेंट्स के पीछे कौम की कुछ ना कुछ सपोर्ट हासिल थी। उसकी वजह यह थी कि वो दोज वॉर्स वर फॉट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो भी रीजन क्रिएट किए गए वो अमेरिका के लिए थे। इस वॉर के रीजन पे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपकी फौज, आपके तमाम इदारे आपको मना कर रहे हैं कि इस वॉर से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके, एंड देयर इज नो इमिनेंट थ्रेट टू दी अमेरिकन सॉइल फ्रॉम ईरान, और इस तरह की कोई चीज़ नहीं, तो इस वॉर को न किया जाए। और आपको याद होगा कि बीच में रेजिग्नेशंस भी आई एंटी टेररिज्म के बॉस चीफ की। तो ये वही चीज़ें थी जो मिसकैलकुलेशन की तरफ लेगी, क्योंकि आप वॉर इजराइल की लड़ रहे थे, इसलिए आपको हजीमत उठाना पड़ रही है। आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा है, मिड टर्म्स आर अराउंड द कॉर्नर। चाइना से पहले आप विक्ट्री लेकर जाना चाहते हैं, तो स्क्वीज हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ईरान की अगर हम बात करें काजी साहब, तो ईरान ने ठीक है अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स डेवलप किए, मिलिटरली पुअरली परफॉर्म किया, मिसाइल से अटैक किए, इफेक्ट डाला क्योंकि हॉरिजेंटल मूवमेंट की, मिडल ईस्ट के अंदर ही रिस्पॉन्सेज जनरेट किए, और वहाँ पे भी अपने फ्यूचर के जो तल्लुकात हैं उनको फिर स्ट्रेंड किया है। ये तो पोस्ट वॉर अभी चीज़ें खुलेंगी तो सामने आएंगी, तो पता चलेगा कि वहाँ का बिहेवियर कैसा रहता है। एंड सेकेंडली उनकी एयर डिफेंस नहीं थी, एयरफोर्स नहीं थी, जिसकी वजह से ह्यूज कैपिटेशन ऑफ द लीडरशिप, उस पर भी अमेरिका ने गलती की है। उस पर हम बात कर सकते हैं। अली खamenei की जो शहादत है, उससे उन्होंने हार्ड लाइनर्स को और मौका दे दिया है ईरान के अंदर। तो इस वक्त भी वो जंग लड़ रहे हैं, कैपेसिटी कैपेबिलिटी जरूर होगी, लेकिन यू कांट कीप दिस प्रेशर पॉइंट फॉर एवर। ये याद रखिएगा। जिस तरह भी आपने इंट्रो में बात की ना कि आज अमेरिकन छोड़ के चले जाते हैं, देन व्हाट? तो अगर अमेरिका ने मिसकैलकुलेशन किया तो ईरान की कौन गारंटी देता है कि ये आगे चल के मिसकैलकुलेशन नहीं करेंगे? तो आई थिंक दोनों को ऑफ रैंप ले लेना चाहिए। सर, एक तो मिसकैलकुलेशन की आपने बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकन ने ना सिर्फ मिसकैलकुलेशन किया, बल्कि उनकी इतनी मिसकैलकुलेशन थी कि जहां जहां उन्होंने अपने अहदाफ को हिट करने की कोशिश की, वहां कुछ और हिट हो गया। जिस तरह बच्चियां, स्कूल की बच्चियां जो हैं, उनको उनके स्कूल को हिट कर दिया गया, ये समझ के कि ये उनका जो है वो हेडक्वार्टर है पासदारान इनकलाब का, यहां तक जो है मिसकैलकुलेशन उनकी थी। लेकिन सर, जो वहां हो रहा है पेंटागन में और जो व्हाइट हाउस में हो रहा है, और वजीर जंग जो है वो एक से एक जो है जनरल और एक से एक जो है उसको फारग करते जा रहे हैं, और साथ साथ वहां झड़प होती है जेडी वैंस की और वजीर जंग की कि उन्होंने गलत बयानी की। उन्होंने कहा कि ट्रंप को यह मालूमात दी गई कि ईरान की तमाम नेवी खत्म हो गई, ईरान की फजाइया खत्म हो गई, ईरान की जो जमीनी कुव्वत है वो खत्म हो गई। लेकिन खबरें ये आ रही हैं, जो कि जेडी वैंस ने वहां पर ये फिगर रखे कि ईरान के पास आज भी 10,000 से जायद जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल हैं। उनके पास 50% जो है मिसाइल लॉन्चर आज भी मौजूद हैं। उनकी नेवी और आज भी जो है फजाइया मौजूद है। तो इस तरह की जो गलत बयानी होती है जंग के दौरान या मिस कैलकुलेशन होती है, ये मामूल की बात है। ऐसा होता है कि जंग के दौरान जो है अपने घोड़े तब्दील किए जाते हैं, अपने जो है वो जनरल चेंज कर दिए जाते हैं, उनको फारग कर दिया जाता है।
एक्चुअली बहुत अर्ली पार्ट ऑफ द मिलिट्री एस्केलेशन एंड द मिलिट्री एप्लीकेशन प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस से और पीट हेस्टेक जो हैं, कर्नल पीट हेस्टेक, और वो उन्होंने मिलिट्री क्लेम्स बहुत करना शुरू कर दिए विक्ट्रीज के। ये जिस तरह आपने फरमाया कि नेवल खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई और बहुत, लेकिन जब नेवी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें नेवी का नुकसान तो बहुत हुआ है जी, जो रेगुलर नेवी है, लेकिन जो अर्दिश नेवी है उसका नुकसान बड़ा हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान की नेवी है, स्मॉल बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, वो तो वहीं की वहीं मौजूद हैं। और आप हॉर्मस में चाहे एक माइन लगाएं या हजारों माइन लगा लें, उनका इफेक्ट एक ही, और दैट इज अ स्ट्रेटेजिक इफेक्ट, वो ब्लॉकेट की तरफ चली जाती है। और मिस कैलकुलेशन, देखिए इंफॉर्मेशन तो दी गई थी, और ये जितनी भी मियाँ साहब ये जो प्लानिंग होती है यहाँ की, पेंटागन एक सिंबॉलिक, इट इज बेसिकली द सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स जो टैंपा फ्लोरिडा में है, जो सारी प्लानिंग करता है, वो इस रीजन से डील भी करता है। और प्रॉब्ली मुझे लगता है कि इनकी जो मिलिट्री प्लानिंग कह लें या जो सेक्रेटरी हैशटैग है ख़ास तौर पे, जो वॉर के सेक्रेटरी हैं, आई थिंक इनका जो जूइश इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है या इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है, वो इसलिए तो हार्ड लाइनर्स में किए जाते हैं। जब मैं स्पॉयलर्स की बात करता हूँ तो कल साहब और मियाँ साहब के, मैं कहता हूँ फिर 3 जगहों पे स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं, हार्ड लाइनर्स बैठे हुए हैं। इसराइल तो है ही है, कॉमन है, पूरी उसकी एप्लीकेशन ही एज अ स्पॉयलर रहेगी, वो तो कभी भी नहीं चाहेगा, बिकॉज फ्रिक्शन इज देयर रिक्वायरमेंट। फिर ईरान के अंदर भी स्पॉयलर्स हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, ओवर कैलकुलेट करते हैं। फिर कई ईरान के अंदर भी एक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन ईरान के अंदर भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी है। यहाँ पे भी लोग सड़कों पे थे, कोई इतनी खुशहाल जिंदगी वाला माहौल नहीं था, तो पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स। उधर तो मिड टर्म से पहले ट्रंप की जो हुकूमत है अंडर सीरियस प्रेशर है, इफ दे लूज इट इन अ बिग वे तो प्रेसिडेंसी को भी खतरा लाहक हो सकता है। बट एनीवे वहां पे भी हार्ड लाइनर्स बैठे, तो ये तीनों हार्ड लाइनर्स पुल्स करते हैं। पाकिस्तान इनको जोड़ रहा है कि किसी तरीके से आप अपने मिडिल ग्राउंड पे आए, और ऑफ रैम्प का ये मतलब जी जन साहब, ये जो हार्ड लाइनर्स हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो स्पॉयलर्स की आपने बात की, वो खास तौर पे जो है वो अपना काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और किया भी है उन्होंने, जिसमें जो है वो प्रॉब्लम भी आई है। और जो अभी आपने आबना हरमुज की बात की है सर, आबना हरमुज के बंद होने से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक तो वहां पर दोनों ममालिक के दरमियान अब बिल्कुल वो शराइत भी चेंज हो गई कि पहले बात और हो रही थी, अब बात और हो रही है। लेकिन जो अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी की गई है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, यूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, LNG की कीमतें बढ़ रही हैं, और ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि अगर ये तवील होती है तो अगले 3 माह में ये होशरबा इजाफा हो जाएगा, जो कि किसी के भी जो उसमें नहीं, बस में नहीं रहेगा, और कहत भी आने का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या ये आबना हरमुज की जो नाकाबंदी है और उसकी बंदिश है, ये तवील होती हुई आपको नजर आ रही है, या ममालिक जो है इसको खत्म कराने की कोशिश करेंगे? ओपेक की बात भी करूंगा, वहां से जो पायलट्स की आपने बात की, वहां से यूएई का निकलना, क्या उसमें खलीजी ममालिक को या सऊदी अरब को कमजोर करने की बात नहीं है? देखिए 2-3 चीजें आपने पूछ ली हैं, मैं इनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। मियां साहब, पहली बात तो यह कि अब दाए हरमुज, देखिए जो भी स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट उन्होंने एस्टेब्लिश किया, वो ईरान तो चाहता है कि ये कीमतें बढ़े और प्रेशर इंटरनेशनल और बढ़े तमाम कैपिटल्स में, तमाम मुल्कों के ऊपर कि यार इसको, लेकिन अगर ईरान ये समझता है कि इस प्रेशर को मेंटेन रख के हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू। उनको एक कंप्रीहेंसिव पीस की डील चाहिए जी। 47 साल से आप फ्रिक्शन में रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर भी आपके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, नेबर्स के साथ भी इतने अच्छे नहीं है, लोग आपके स्ट्रेस हो रहे हैं, और अगर आप कंप्रीहेंसिव डील, तो फिर इनका इस डील से गाजा को भी इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव, लेबनान के अंदर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, इराक के अंदर भी शोरिश कम होगी, शाम के अंदर भी शोरिश कम होगी, तो पूरा रीजन जब बेहतर कंडीशन में जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस है विच हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट द इजरायली एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, वो और स्ट्रांग होगी। आपको इस मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ जुड़ना होगा, और पाकिस्तान जैसा कार्ड फिर नहीं मिलेगा, ना ईरान को मिलेगा, अमेरिका को तो सोचे भी नहीं ना कि अब वो मिलेगा। नेटो उनको छोड़ गया, उनके तमाम फ्रेंड छोड़ गए, इस वक्त तनहा अगर कोई खड़ा है तो एक एग्जिट कार्ड। और पाकिस्तान इसलिए नहीं कि अमेरिका की मोहब्बत बहुत बढ़ गई है या उनके लिए करना चाह रहा है, पाकिस्तान इस रीजन में स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है। हम खुद विक्टिम हो रहे हैं इस रीजन की इंस्टेबिलिटी की वजह से। ये ईरान की चीजें ठीक होंगी, मिडिल ईस्ट ठीक होगा, तो हम इस अफगानिस्तान के ऊपर तवज्जो दे सकेंगे ना। तो हम, और इंडिया को शय मिल रही है, इंडिया और जायनिज्म, हिंदू और जूश की इनकी कोलैबोरेशन हुई है, तो उसको चेकमेट तभी हम कर सकेंगे कि हम यहां पे कामयाब होंगे, नंबर 1।
नंबर 2, आपने ये जो ओपेक से निकलना है यूएई का, आई थिंक ये एक जेस्चर उन्होंने शो किया है। एक तो वो ये अगर समझते हैं कि जी हम ज्यादा ऑयल जो है, जो हमारी जो पाइपलाइन है फरजा वाली, वहां पे ऐसे हम लेकर और सप्लाई ज्यादा कर, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है जी, वो लाखों में है वो, और पता नहीं कितने मिलियन आपको तेल फालतू भेजना है। तो आई थिंक एक तो सिंबॉलिक उन्होंने किया है, वो रेट्स को, दुनिया की मार्केट को ये शो ये कर रहे हैं कि जी हम ज्यादा सप्लाईज करके तो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन।